नमस्कार। आइए टीईटी में पूछा जाने वाले सामाजिक विज्ञान अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्नों को हल करते हैं। चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं कि प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, असुर विवाह और प्रजापत्य विवाह। क्रय माने खरीदना, यानी कि ऐसा विवाह जो वर पक्ष द्वारा वधु को राशि देते थे, मतलब राशि देकर यानी पैसा देकर उनको विवाह करते थे, तो वह असुर विवाह कहलाता था। क्योंकि जब हम इसमें इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में दिया गया है कि प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित 8 प्रकार के विवाह, कितने 8 प्रकार का विवाह अ, वर्णित किया गया है, जिसमें असुर विवाह हुआ है, जिसमें दूल्हा दुल्हन के परिवार को धन या संपत्ति देकर उसे लेकर जाता था, यानी कि विवाह करता था, तो वह हमारा क्रय विवाह कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न इसमें दिया है, यज्ञ वलक्य के अनुसार पुत्र विहीन पति के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्रथम अधिकार किसका होता है। यज्ञ वलक्य यानी कि ये भी इतिहास से संबंधित प्रश्न है। यज्ञ वलक्य के अनुसार पुत्र विहीन यानी कि कोई पुरुष जिसकी पुत्र नहीं हो और वो यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति का प्रथम अधिकार किसको होता था, तो वह पत्नी को जाता था। क्योंकि ऋषि याज्ञवल्क्य के ने उत्तराधिकारियों के नियमों में पत्नी को सर्वोच्च स्थान दिया था। यदि किसी व्यक्ति का पुत्र नहीं है तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी की पहली उत्तराधिकारी उसकी पत्नी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित, सती प्रथा मतलब जब कोई पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को भी वही चिता में लेटना पड़ता था। वही एक प्रथा थी, पहली बहुत बड़ा कुरीतियाँ थी। ये पहली साक्ष्य यानी कि होने का प्रमाण 510 में भानुगुप्त द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने एरण अभिलेख में उनका साक्ष्य मिलता है। कौन से अभिलेख में? तो एरण अभिलेख। चलिए अब ये जूनागढ़ अभिलेख, ये भीतरी अभिलेख क्या है, तो भीतरी अभिलेख स्कंद गुप्त का है, जिसमें हुड़ों 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 यानी कि ये कौन सा अभिलेख है? स्कंद गुप्त द्वारा हुड़ों को पराजय जब किया था तब उसको बनवाया था स्कंद गुप्त द्वारा। जूनागढ़ अभिलेख क्या है? रुद्रदामन ने लिखवाया था। ये संस्कृत की पहला पहला शिलालेख है। शिलालेख यानी कि पत्थरों पर लिखवाया जाता था, संस्कृत का पहला अभिलेख। तीसरा है एरण अभिलेख। एरण अभिलेख भानुगुप्त ने कब लिखवाया था? 510 ईस्वी में लिखवाया था। मंदसौर अभिलेख, यह मालवा नरेश यशोवर्धन का है, जिसमें रेशम बुनकरों की श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। इसका मालवा नरेश का है। ठीक है, तो हमारा ये सी ऑप्शन जिसमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है ये। चलिए अब 94 नंबर का प्रश्न देखेंगे। 94 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, देखिए। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने का काम करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्त किस वेद में दिया हुआ है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता वैद्य है। देखिए, मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य भी है और मेरी माँ अनाज पीसने का कार्य करते हैं, मतलब यह कैसी व्यवस्था है इसमें किसी प्रकार की वर्ण के आधार पर कार्य नहीं बांटा गया था। तो ये कौन से काल में था? तो ये ऋग्वेद काल में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 95 नंबर, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही नहीं है ना। तो इसमें दिया है 95 नंबर में, पहला मुद्रा पूरा लेख शास्त्र।
मुद्रा पुरालेख शास्त्र, अभिलेख मुद्रा शास्त्र और प्राचीन दस्तावेज पुरालिपि शास्त्र। तो मुद्रा मुद्रा से संबंधित ये पुरालेख मैच नहीं खा रहा है, तो मुद्रा मुद्रा शास्त्र होगा और अभिलेख शास्त्र पुरालेख शास्त्र होगा और प्राचीन दस्तावेज तो ये सही है। प्राचीन दस्तावेज पुरालिपि शास्त्र यानी कि हस्तलिपि शास्त्र कहलाती है। तो हमारा कौन सा मैच नहीं हो रहा है, सही नहीं है, तो 1 और 2 से सम्मिलित नहीं है, सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर कह रहा है 96 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। प्रागैतिहासिक यानी कि इतिहास से पहले की बात की घटना है जिसमें चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि वहाँ पर कोई लिपि नहीं था, मतलब लिखने वाली चीज़ नहीं था, तो वहाँ पत्थरों या जो भी शिलालेख होता था उसमें चित्र बनाए जाते थे, उन्हीं को इसमें कहा गया है। तो ये भीमबेटका के लिए चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा है? भीमबेटका। देखिए यह मध्य प्रदेश कहाँ? मध्य एमपी, यानी कि एमपी में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाएं अपनी प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग यानी कि पत्थर पर पेंटिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह पूरा पाषाण काल, पूरा यानी कि प्रागैतिहासिक काल को भी बांटा गया था, से लेकर मध्य पाषाण काल तक के मानव जीवन को दर्शाता है। और जो ये अजंता है और ये जो बाघ है, ये गुफाएं बाद का काल है, जिसको ये ऐतिहासिक काल वाला चीज है। चलिए, तो इसका उत्तर क्या है? भीमबेटका, 96 नंबर का। अब देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर। 97 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए इसमें गौर कीजिए। इसमें मिलान करना है कथन और कारण को। कथन और कारण। वैदिक काल में के संदर्भ में सही है। सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे। कारण, सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर को खोजने में संलग्न थे। तो इसमें क्या हो सकता है? सन्यासियों को केवल समाज से भागने वाला नहीं माना जा सकता और वे जीवन और मृत्यु के ब्रह्मांड जैसे गहरे दार्शनिक और मौलिक प्रश्नों के खोज के लिए सामाजिक मोह त्यागते थे। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं। यानी कि सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे, सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोजते थे। तो कथन और कारण दोनों सही है। यहाँ कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा डॉकयार्ड यानी कि ये क्या है? गोदीबाड़ा क्या है? तो गोदीबाड़ा कहाँ है? तो कहाँ मिला? ये लोथल में मिला। कहाँ है? तो गुजरात में है। इसको बंदरगाह यानी कि सामान को लाने ले जाने के लिए वहाँ बना हुआ था। यह कहाँ बना था? साबरमती आश्रम में। साबरमती आश्रम यानी कि साबरमती नदी के तट पर बना हुआ था, है ना, आश्रम। वहीं पर साबरमती तो आश्रम है, लेकिन ये साबरमती एक नदी है, वहीं पर क्या बना था? लोथल, जो गोदीबाड़ा नाम से जाना जाता है, डाक यार्ड। 99 प्रश्न देखेंगे। पाई का शुद्धतम मान 3.1416 निम्नलिखित में से किसने बताया? तो इसको आर्यभट्ट ने बताया था। एक हमारे प्राचीन गणिताचार्य है। अगला प्रश्न देखेंगे 100 नंबर का। शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ बनवाया गया? चलिए इसका उत्तर क्या होगा, बताइए। ये जावा, इंडोनेशिया में है। वहीं पर क्या बनाया था? बौद्ध स्तूप बनवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे। इसमें क्या दिया है, देखिए। सूची एक को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा इस सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अशोक और
अशोक को क्या कहेंगे, तो ये प्रियदर्शी। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त को विक्रमांक कहेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहेंगे, विक्रमादित्य कहते हैं। स्कंदगुप्त को शक्रादित्य कहते हैं। तो ये कौन सा ऑप्शन सही मिलान हो रहा है? ए का दो, ए ए का दो किसमें है, तो बी और सी में है। और इसके बाद है बी का चार, बी का चार जिसमें है वही ऑप्शन सही है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? किसने लिखा था? तो इसको प्लिनी ने लिखा था। किसने लिखा था? प्लिनी ने लिखा था। रोमन लेखक प्लिनी द एडलर ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का, किसका सेना था? मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। हालांकि यूनानी लेखक प्लूटार्क ने भी लगभग समान संख्या बताई है, लेकिन विकल्पों के आधार पर तो ये प्लिनी ही सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 103 नंबर में। 103 नंबर को चलिए चलिए बताइए। 103 नंबर में क्या कहा गया है? 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने क्रमों सिलसिलों में संगठित किया गया था? तो इसको 12, कितना, 12 सिलसिलों में बट बांटा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें क्या कहा गया है? निम्नलिखित में कौन जोड़ा सुमिलित नहीं है? कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ये उत्तर डी होगा, रामानंद चोखा मेला सुमिलित नहीं है। यह जोड़ा गलत है, क्योंकि रामानंद का समय मुख्यतः 14 से 15वीं शताब्दी, यानी कि 1300 से 1411 लगभग माना जाता है। 105 नंबर प्रश्न, चलिए इसको गौर कीजिए। इसमें क्या दिया गया है? इसमें क्या बताया गया है? कौन बताएगा? चलिए देखते हैं। नाम दो, मिलान करना है इसको। नाम दियो। महाराष्ट्र, ए होगा महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र कहाँ है? 2 नंबर में है। बी बी है पश्चिम बंगाल, यानी कि 1 नंबर। और सी है तमिलनाडु, है 4 नंबर में। और रविदास है 3 नंबर में। तो 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3, इसमें है 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन बी सही राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। 106 नंबर, इसमें कहा गया है भक्ति परंपरा। निम्नलिखित कथन इसमें भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं से संबंधित है, इनमें कौन सा सही है? तो कथन सही वहाँ पर इसमें क्या दिया गया है कि भक्ति काल के दौरान कई संत और कवि, जैसे गुरु नानक, गुरु कबीर, जैसे देखिए पहला पॉइंट को देखें, पूजा के विभिन्न स्वरूपों के विकास के दौरान संत कबीर आमतौर पर ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तों का एक समुदाय विकसित हुआ। भक्ति के कई रूपों में ब्राह्मण देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में बने रहे। भक्ति परंपराओं को आमतौर पर इतिहासकार द्वारा व्यापक रूप से दो वर्गों में अंगीकृत किया गया था। तो ये सभी आपके ऑप्शन पूरा सही है।
यानी कि उपरोक्त सभी सही है। चलिए, हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, ताकि आगे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट वाला वीडियो है। आपको पूरे 60 प्रश्न इसमें मिलने वाला है। तो 107 नंबर में आते हैं, तो इसमें दिया गया है 1857 की सैनिक ने कहाँ विद्रोह किया था। 1857 में सैनिक ने मेरठ मेरठ की छावनी में औपचारिक शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम की औपचारिक शुरुआत किया था। कब? 10 मई 1857 को। कानपुर में मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को किया था। चलिए, अगला प्रश्न 108। 108 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था। जहांगीर जहांगीर ने अपने बेटे को सूबेदार बनाया था। सूबेदार उनके बेटा कौन है? खुर्रम। इसको क्या बोलेंगे? शाहजहां। शाहजहां कहेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है 109। मुगल काल में अपील का सर्वोच्च अंतिम न्यायालय कौन था? सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम न्याय कौन था भाई? तो मुगल काल में सम्राट और बादशाह ही सर्वोच्च और अंतिम न्यायालय का स्वामी होता था। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबर ने किस सन में जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर, ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जजिया कर जो गैर मुस्लिम होते थे उस पर यह कर चलाते थे। तो ये चारों ऑप्शन नहीं है, इसमें चारों ऑप्शन नहीं है। ये सही ऑप्शन 1564 है। 1564 है। तो ये चारों ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है, शाहमल का संबंध किस राज्य से है? शाहमल ये कौन है भाई? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के एक क्रांतिकारी थे। तो ये कहाँ के थे? ये उत्तर प्रदेश के थे। उनका संबंध उत्तर प्रदेश से बागपत जिले के बड़ौत परगना से था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय किसानों को एकजुट किया था। अगला प्रश्न देखेंगे 112। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यदि इसको छोड़ दिए तो समझिए आपका इतिहास कंप्लीट नहीं है। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। पहले वायस राय बने। ये क्या बने? पहले वायस राय बने थे। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर ने पति की चिता पर विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर रोग रोक लगा दिया था। दूसरा, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। देखिए, कथनों में से कौन सही है? तो ये दोनों सही है। अकबर ने विधवा के जल जाने की सती प्रथा पर रोक लगाया था और विधवा विवाह पुनर्विवाह को भी प्रोत्साहित किया था। तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाले जनरल का नाम था। झांसी की रानी को पराजित करने वाले उस जनरल का क्या नाम था? तो ह्यूरोज। कौन था? ह्यूरोज। बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे,
निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? संविधान से संबंधित प्रश्न है, देखिए। निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? क्या नहीं था? तो ऑप्शन सी, पंथ निरपेक्ष नहीं था। उस समय 42वें संविधान जब संशोधन हुआ था 1976 में, तो उसमें क्या जोड़ा गया था? पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। समाजवादी अखंडता को हिस्सा नहीं थे तो उसको जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सुमेलित कीजिए। चलिए सुमेलित कीजिए भाई। तो राष्ट्रपति क्या आएगा? राष्ट्रपति शासन। आपातकाल जब होता है तो राष्ट्रपति शासन होता है, तो ये हो जाएगा सी। और उसके बाद देखिए, मातृत्व अवकाश राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डी में है। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा क्या होगा? मौलिक अधिकार है, तो ये हो जाएगा ए। और अंतिम क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य जो बच गया है यानी कि बी, तो जिसमें सी डी ए बी होगा। डी सी डी बी ए किसमें है? सी डी ए बी जी, ऑप्शन डी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि किसी ने नहीं किया है लाइक कीजिए, क्योंकि हम 60 प्रश्नों को एक नहीं तो दूसरा वीडियो में पूरा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद दूसरा वीडियो को देखना ना भूलें। तब तक इस वीडियो को अच्छे से समझें। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं।